मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के रूम में जाता है और वो बच्चा सो रहा होता है और ये आदमी शूट करके उस बच्चे को मारने वाला होता है। मगर इससे पहले कि वो उस बच्चे पर गोली चलाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप से ही खुल जाता है। तब वो आदमी डरते-डरते उसी तरफ ही गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर वो बच्चा फ़ौरन उठ जाता है और वो आदमी बच्चे को देखकर रो की वजह से मर गया। अपनी बच्चे को खोकर वो दोनों काफ़ी दुखी थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, फ़ैसला कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कोडी वही बच्चा है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी वो बच्चा जिसे वो आदमी शूट कर रहा था। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ कोडी को अडॉप्ट करके अपने घर पर अपनी साथ ले आते हैं। कोडी चूँकि ये काफ़ी वेल मैनर्ड बच्चा था, कोडी को बटरफ्लाइज काफ़ी पसंद थी। जेसी और मार्क कोडी को पाकर काफ़ी खुश थे और वो उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहे थे और अपने बच्चों को खोने की जो टेंशन उनको थी वो उससे भी आहिस्ता-आहिस्ता निकल रहे थे। और तभी पूरे घर में कहीं से अलग-अलग तरह की डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाइज आ जाती है। अब जेसी और मार्को तो ये बात काफ़ी अजीब लगती है, मगर वो फिर भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मार्क उनमें से एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई पकड़ लेता है ताकि वो उसे कोडी को दे सके, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन जैसे कोडी की अपने रूम में आँख खुलती है, वहाँ से सारी की सारी बटरफ्लाइज अपने आप से ही गायब हो जाती है और मार्क ने जो बटरफ्लाई के लिए पकड़ी होती है वो भी गायब हो जाती है। फिर अगले दिन कोडे जब स्कूल से घर वापस आता है, तब उसे घर में उन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ उनके बच्चे की पिक्चर नज़र आती है। ये जेसी और मार्क का वो बच्चा था जो मर चुका था। कोडी इस बच्चे के बारे में उन लोगों से पूछता है, तब मार्क उसे बताता है कि ये मेरा बेटा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उस रात कोडी एक बार फिर से सो जाता है और इस बार उन्हें बटरफ्लाइज के साथ-साथ उनका मरा हुआ बेटा भी नज़र आ जाता है। तब वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। जैसे अपने बच्चे को हग करती है, जबकि दूसरी तरफ कोडी की आँख खुल जाती है, जिससे वो बटरफ्लाइज और उनका बच्चा दोनों ही गायब हो जाते हैं। इसकी बात कोडी उन दोनों हस्बैंड वाइफ से सॉरी बोलता है कि रात को मैंने ड्रीम देखे थे जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे। कोडी की यह बात सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ फ़ौरन समझ जाते हैं कि कोडी जब भी सोता है उसके ड्रीम्स रियलिटी में चेंज जाते हैं। कोडी ने सोने से पहले बटरफ्लाइज और उनकी मरे हुए बेटे को देखा था, इसीलिए वो कोडी के ड्रीम में आए और सब कुछ रियल में हो गया। जैसे कोडी को जब इस बात का रियलाइज़ होता है, तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए कोडी का इस्तेमाल करती है। वो कोडी को अपने बच्चे की बातें बताने लगती हैं और उसकी वीडियोस और पिक्चर्स दिखाती है, जिससे रात को सोते ही कोडी को फिर से उनकी मरे हुई बच्चे का ड्रीम आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, कोडी के ड्रीम में वो बच्चा आ गया। असल में वो जो ड्रोनी एंटिटी थी वो कोडी का एक नाइटमेयर था। फिर हम देखते हैं कि मार्क जेसी के इरादे समझ चुका था कि वो कोडी को इस्तेमाल कर रही है अपने मरे हुए बेटे को देखने के लिए। ये बात मार्क को काफ़ी बुरी लगती है, इसी वजह से वो अपने मरे हुए बच्चे के सारी पिक्चर्स, उसके सारी वीडियोस रिमूव कर देता है, जिससे होगा ये कि अगली बार जैसे कोडी को यूज़ नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट डे कोडी स्कूल जाता है। स्कूल में एक स्टूडेंट जो कि काफ़ी रूड होता है और वो कोडी को काफ़ी परेशान करता है। हम देखते हैं कि कोडी क्लास ख़त्म होने के बाद वहीं पर ही सो गया है और तभी हम वहाँ पर एक बार फिर से उसी ड्रोनी एंटिटी को देख पाते हैं और उस एंटिटी का नाम कोडी ने कैंकर रखा हुआ था। हम देखते हैं कि उस एंटिटी यानी कैंकर ने उस बच्चे अटैक कर दिया था जो कोडी को परेशान कर रहा था। कैंकर के अटैक की वजह से वो बच्चा हवा में जाकर गायब हो जाता है। जो कुछ वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ कोडी की फ्रेंड भी देख लेती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कैंकर आखिर है क्या चीज़। कैंकर असल में कोडी का नाइटमेयर है, यानी कोडी ने उसके बारे में ज़रूर सोचा होगा और इसी नाइटमेयर से बचने के लिए कोडी वो ड्रिंक भी लिया करता था, जिससे ना तो वो सोएगा और ना ही वो कैंकर उसके ड्रीम में आएगा। इसके बाद कोडी अपने घर पर चला जाता है। अब उस नाइटमेयर की वजह से कोडी बिल्कुल डराता है हुआ होता है, इसलिए वो
डिसाइड करता है कि वो अब नहीं सोएगा। लेकिन जेसी नोटिस करती है कि कोडी नहीं सो रहा है, इसीलिए वो उसके दूध में सोने की मेडिसिन मिला देती है। उससे पीते ही मेडिसिन का असर होता है और कोडी न चाहते हुए भी सो जाता है। और एक बार फिर से जेसी और मार्क का मरा हुआ बच्चा उनके घर पर आ जाता है। लेकिन देखते ही देखते उनका वो बच्चा कैंकर में बदल जाता है। उसे देखकर जेसी और मार्क बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मार्क जल्दी से जाकर कोडी को जगाने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्योंकि जेसी ने कोडी को नहीं इनकी मेडिसिन दी थी, इसी वजह से वो नहीं जागता, जिससे कैंकर मार्क पर अटैक करके उसे गायब कर देता है। लेकिन इससे पहले कि कैंकर अब जेसी पर अटैक करके उसे गायब करता, कोडी की आंख खुल जाती है, जिससे कैंकर फौरन गायब हो जाता है। कोडी उठकर देखता है कि वहाँ पर जेसी जो कि भी होश पड़ी हुई है, लेकिन मार्क वहाँ पर नहीं है। यह देखकर कोडी जल्दी से पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। वहाँ पर सारे एविडेंस देखकर पुलिस का शक जेसी पर ही जा रहा था, लाइक घर की हालत, कोडी की बॉडी से स्लीपिंग पिल्स का मिलना वगैरह वगैरह। और अब पुलिस का पूरा शक जेसी पर ही था, यानी जेसी ने कोडी के साथ ज़रूर कुछ वॉल्ट किया है। इसीलिए पुलिस दोबारा से कोडी को उसी अजाइलम में वापस भेज देती है। इस सारी सिचुएशन की वजह से जेसी को अपनी किए पर पछतावा हो रहा था, इसीलिए अब वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने हस्बैंड को वापस लाएगी और कोडी के साथ ऐसा क्यों होता है उसकी हेल्प करेगी। इसीलिए वो इसी नीयत से उस अजाइलम में जाती है और कोडी की फ़ाइल को चुरा लेती है। और उस फाइल में उन दोनों फैमिलीज़ की इंफॉर्मेशन थी जिन्होंने कोडी को पहले अडॉप्ट किया था। इसलिए जेसी उन फैमिलीज़ की लोगों से मिलने जाती है और ये वही आदमी था जिसने मूवी की स्टार्ट में कोडी को शूट करके मारने की कोशिश की थी। वह आदमी जेसी को बताता है कि कोडी की नाइटमेयर्स की वजह से मेरी वाइफ भी गायब हो गई है। मैंने अपनी वाइफ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आई। वो कहता है कि मैंने कोडी को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोडी जो कि एक बच्चा है, मासूम है, बेकसूर है, इसलिए मैंने कोडी को नहीं मारा। इसके बाद जेसी एक हॉस्पिटल जाती है जहां पर कोडी की मदर की डेथ हुई थी। वहां पर जेसी की जाने का मकसद यही था ताकि वो कोडी के बारे में और ज़रा इन्फॉर्मेशन ले सके। फिर हम देखते हैं कि कोडी काफ़ी डरा हुआ था और वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, इसीलिए कोडी को ज़बरदस्ती इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। उसी रात को जेसी कोडी से मिलने के लिए उस अजाइलम में आती है। वहाँ जाकर जेसी देखती है कि अजाइलम में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और वहाँ की सारे वर्कर्स बटरफ्लाई हैच में कैद हो गए थे। वहीं पर जेसी को कोडी के और भी ज़्यादा नाइटमेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें जेसी का बेटा और उसका हस्बैंड में शामिल था और वो लोग अब भूत बन गए थे। और वहीं पर जेसी को कैंकर भी दिखाई देता है, लेकिन जेसी कैंकर से बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो उस कैंकर के पास जाती है और उसे एक बटरफ्लाई शेप पिलो दिखाती है, जिससे वो कैंकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और बड़े गौर से उस पिलो को देखने लगता है। तब जैसे उस कैंकर को हक कर लेती है और वो कैंकर आहिस्ता आहिस्ता कोडी के रूप में आने लगता है और फिर देखते ही गायब भी हो जाता है। फिर जैसे सोते हुए कोडी को ही अपने साथ ले जाने लगती है और अब कोडी की नाइट में अच्छे ड्रीम्स में बदल जाते हैं। नेक्स्ट डे जेसी कोडी को उसकी मदर की एक डायरी देती है और उस डायरी में कोडी की मदर ने कोडी के बारे में बहुत सारे बातें लिखी हुई थी। कोडी की मदर कोडी से बेहद प्यार करती थी और वो उसे जान से भी प्यारा था और कोडी के पैदा होने से पहले ही उसकी मदर को कोडी की इस एबिलिटी के बारे में पता था कि कोडी के ड्रीम्स और नाइट में रियलिटी में बदल जाते हैं। कोडी की मदर को ये बात काफ़ी अच्छी भी लगती थी। कोडी की मदर को कैंसर था और इसी वजह से कोडी की मदर की डेथ हुई थी कि मेरी मदर को कैंकर ले गया। अब क्योंकि कोडी कैंकर के बारे में इतना ज़्यादा सोचता था, जिसकी वजह से कोडी को नाइटमेयर्स आने लगे और वो कैंकर कोई और नहीं बल्कि कोडी की मदर ही थी। कोडी की मदर उसे बटरफ्लाई शेप पिलो पर सुलाती थी
और इसी वजह से वो उस पिलो को देखकर रिलैक्स हो गई थी। और यही वजह थी कि कोडी को बटरफ्लाई इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी। के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती।